हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट में ऐसा माना जाता है कि मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट से पैसा कमा के ले जाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो पैसा डोनेट कर देते हैं जो पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो आखिर पैसा कमाते कैसे हैं। हकीकत में जो लोग पैसा कमाते हैं वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। बड़ी मामूली सी मेहनत है। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टेटस हर कंपनी का अवेलेबल है। आपको कुछ खास करना तो है नहीं उसमें। तो वो जो करते हैं वो हम आज भी कर लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से वो जो 5% लोग पैसा कमाते हैं उसके अंदर हम भी आ जाएं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस शेयर पे पैसा लगाया है वो शेयर जो है पैसा लगाने लायक है भी कि नहीं। इसके लिए कुछ एक फाइनेंशियल रेशोज़ हैं। अब ये फाइनेंशियल रेशोज़ का वर्ड सुन के ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में बोझ नहीं लेना कि भाई ये क्या होता है। बहुत मामूली चीज़ है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उसको आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिए तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो रेशो आती है वो रेशो आती है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि जो आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो आपने कंपनी ने कमाया है उसको जो शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उससे डिवाइड कर दीजिए तो पता पड़ जाएगा कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, रिटर्न कितना मिला है जितना कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। तो ये जो आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है, ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर सेक्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल जब 20% से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप देख लीजिए जो कंपनीज हैं जिन इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं जिनका हाईएस्ट आरओई है उसके अंदर एक एलआईसी भी आ जाती है। ठीक है। उसके अंदर जो है कोल इंडिया भी आ जाता है और भी ऐसे सैकड़ों कंपनीज हैं जो आ जाती हैं। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आरओई को समझिए मोर देन 20%। ठीक है। फिर आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। ये मेजर करता है कि कंपनी जो है उसकी जो एफिशिएंसी कितनी है, जो उसने कैपिटल लगाई हुई है। ठीक है। उस कैपिटल पे क्या उसको 20% आ रहा है। अगर 20% से अगर आरओई रेशो 20% से कम है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो वीक है। कुछ कंपनियां हैं जिनका आरओई तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आ जाता है जैसे अगेन एलआईसी, कोल इंडिया, दोनों का आरओई और आरओसी दोनों का ग्रेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ग्रेट है, ये स्ट्रांग है कंपनी। हमको स्ट्रांगेस्ट ऑफ द स्ट्रांग चुनना है। इसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलता है? टोटल इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द सेल्स और डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू। तो इससे हमको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं होता है। आप वो देख लो, जब भी नेट प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी का कम होता है तो उसकी प्राइस जो है ना एकदम नीचे डिप कर जाती है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये कंपनी की आत्मा है। जो भी कंपनी काम कर रही है वो क्यों काम कर रही है? वो पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है। तो इसलिए जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए। बहुत बारी दोस्तों ऐसा होता है कि नेट प्रॉफिट तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ जाता है लेकिन मार्जिन कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कंपनी ने माल तो बेच दिया लेकिन माल सस्ता बेच दिया जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो हमको मार्जिन चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लूजली बोल देते हैं एबिट या एबिटा बोल देते हैं। ये जो एबिट और एबिट मार्जिन है ये भी मोर देन 20% होनी चाहिए।
एबिटा भी मोर देन 20% होना चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब क्या है? जैसे अभी Q3 है एंड Q2, और ईयर टू ईयर क्या है? Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड Q3 ऑफ दिस ईयर। दोनों के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट शुड बी मोर देन 20%। जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि कंपनी के पास पैसा है काम धाम करने के लिए, एक्सपैंड और क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करने के लिए, कंपनी को टैक्सेस पे करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के, सब कुछ पे करने के लिए कंपनी के पास पैसा है। ठीक है। और जो कंपनीज जिनकी जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ये भेल है, राइट, सेल है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मशीनरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ऐड हो जाता है। तो उसमें हमको चाहिए होता है एबिटा। इन्फोसिस जैसी कंपनी जहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, सिर्फ आदमी जो है वही है, जो कुछ है सोर्सेज हैं, तो उसके अंदर तो एबिट चल जाता है। लेकिन जहाँ भी हैवी मशीनरी आती है वहाँ पर हमको एबिटा चाहिए होता है। दोनों चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं गूगल के अंदर। आप यू जस्ट टाइप ऑन गूगल के टाटा मोटर्स फाइनेंशियल, और फिर आप देखिए आपको जो फाइनेंशियल्स में सब डिटेल्स मिल जाएंगी वहाँ पर। इसके बाद आता है सेल्स रेवेन्यू। दोस्तों, सेल्स रेवेन्यू भी वो कंपनी चुनिए जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे और ईयर टू ईयर बेसिस पे YOY एंड QOQ मिनिमम 20-30% इंक्रीज होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है ना वो तो ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि 40-50% इंक्रीज होना चाहिए। जितना सेल बढ़ेगा उतना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, हो सकता है उतना नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए। देन इज द पी रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी रेशो। पी रेशो का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो इसका जो पी रेशो है ना, वो आइडियल पी रेशो क्या है? आइडियल पी रेशो है 20 के नीचे होना चाहिए या 20 के आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो। जितना ऊपर होगा उतनी ही परेशानी वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक बात और है। कुछ कंपनीज हैं जैसे टाइटन है, ठीक है, जैसे एवेन्यू सुपर मार्ट है, अदानी टोटल है, इनको ना नाम की वजह से पी रेशो जो है ना हमेशा हाई रहता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। बहुत कंपनी ऐसी है जिनका पी रेशो ज़बरदस्ती हाई है, कोई बात नहीं, उनको प्रीमियम मिलता है, उनको प्रीमियम मिलता ही रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको देखना है उस कंपनी का जो सेक्टर है, सेक्टर के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो पी जो 20 से नीचे है उसको खरीदो, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि मैं जो कंपनी खरीद रहा हूँ, ये कंपनी के अंदर क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? डूबेगा तो नहीं मेरा पैसा? नुकसान तो नहीं होगा? दोस्तों, आप देख लो, आप टाइटन जैसी कंपनी है, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। ICICI बैंक में नुकसान हो ही नहीं सकता, इन्फोसिस के अंदर नुकसान हो ही नहीं सकता, HDFC बैंक में नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये 100% एक साल में देंगे? वो नहीं होता ये। तो हमको इसीलिए हमको छलेरी कंपनीज चाहिए जो कि लीन एंड थिन हो, और जिनकी हर चीज़ जो है ना, ये जो पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आसपास ही होनी चाहिए। आप देखो, शेयर जो है ना रॉकेट की तरह से दौड़ेगा। थोड़ा रिस्क तो ज़रूर होता है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आपके पास लार्ज कैप में भी पैसा होना चाहिए और मिड कैप्स के अंदर भी पैसा होना चाहिए। तो पी रेशो मैंने बताया कि दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 20, अराउंड 20 मैं बोलता हूँ। और इसके अंदर मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रीमियम वाली भी कंपनीज हो सकती हैं और भी कंपनीज हो सकती हैं। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जितनी भी हमने अभी तक बात करी है, इसके अंदर ना एक चीज़ ज़रूर है कि जो मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट मस्ट बी नोन। उसकी जो गवर्नेंस है उसके अंदर इश्यूज नहीं होने चाहिए। जैसे आप देख लो, बजाज के अंदर कभी इशू नहीं आता, रिलायंस में देख लो कभी इशू नहीं आएगा, गॉडरेज में देख लीजिए कभी इशू नहीं आएगा, L&T में देख लीजिए कभी इशू नहीं आएगा। लेकिन और कंपनीज हैं छोटी,
जैसे DHFL है 615 का शेयर, आज पता नहीं कितने 12, 15, 20 रुपए में पड़ा हुआ है। येस बैंक देख लीजिए 800 रुपये का शेयर होता था, आज वो 17, 18 रुपये में पड़ा हुआ है। ठीक है, PC ज्वेलर्स था, कितना अच्छा शेयर था, आज ऐसी की तैसी हो गई शेयर की, बिल्कुल जो है रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट की इशू हो गए। तो जब भी कोई मैनेजमेंट का इशू होता है या गवर्नेंस का इशू होता है तो शेयर की जो प्राइस है ना वो कोलैप्स कर जाती है। कुछ होने दो, फिर उसका PV कुछ होने दो, उसका खरीदना नहीं है। आज की तारीख में जैसे येस बैंक है, सवाल ही उठता नहीं है खरीदने का उसको। जयप्रकाश की कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, ज़रूरत नहीं है। PC ज्वेलर्स को देख लीजिए, आजकल कल्याण ज्वेलर्स चल रहा है, इतने उसके ऊपर इश्यूज हो गए हैं, उसको निकलने के अंदर 2 साल लग जाएंगे यहाँ से, कोई कितना भी TV में बोल ले। आप देख लीजिए, एक्सिस बैंक जो है उसने JP एसोसिएट्स को करीब आई थिंक मोर देन 1000 करोड़ दिया हुआ था, पैसा रिकवर करने में ऐसी की तैसी हो गई एक्सिस बैंक की, आज तक 6 साल हो गए उठ नहीं पाया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में मैनेजमेंट रखिए कि मैं किसका शेयर खरीद रहा हूँ। उसके बाद जो मैं ये आपको फाइनेंशियल रेशोज बता रहा हूँ, ताकि हमारा जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाए, आप पैसा कमा जाएंगे। आप चुन लीजिए शेयर, और ऐसे एक नहीं, कम से कम 1000 शेयर ऐसे होंगे। आज 6500 शेयर हैं शेयर मार्केट के अंदर, कम से कम 1000 ऐसे शेयर होंगे जिनके फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे। उसमें से कम 200-300 शेयर ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों एक्चुअली ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, ये तो हम इसलिए करते हैं कि भाई हमको मालूम पड़े कि जो शेयर है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो अगर ये 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यू है, और जितना 1 से ऊपर है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये फिर हम बोलते हैं कि भाई ये जो शेयर है ये जितनी PB जो प्राइस टू बुक वैल्यू इंक्रीज होती है उतना शेयर जो है ये महंगा होता चलता है। इसलिए बेटर क्या है? बेटर ये है कि ऐसा माना गया है शेयर मार्केट के अंदर कि जिन शेयर्स की प्राइस टू बुक वैल्यू 1 और 3 के बीच में होती है, 1 और 3 के बीच में होती है, वो शेयर्स अच्छे हो सकते हैं। हाँ, इनका आप मैनेजमेंट ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने जो है 8-9 तो देख लिए। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। एक है डेट टू इक्विटी रेशो, कि भाई आपने कितना डेट लिया हुआ है, बैंक से कितना पैसा उधार लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है आपकी सेल्स भी है, आपका प्रॉफिट भी है, लेकिन सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है। क्या मतलब है फिर उसका? तो डेट टू इक्विटी रेशो as far as possible it must be 0. On the higher side it could be 0.05। और गिरवी रखे हुए शेयर, तो कोई भी इंसान शेयर जो है ना उनको गिरवी कब रखता है? जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है और कहीं से उसको पैसा मिलने की गुंजाइश नहीं होती। फिर वो कभी बिजनेस हाउसेस के पास जाता है, किसी अमीर आदमी के पास जाता है, बैंक में जाता है, शेयर को गिरवी रखता है और बोलता है मैं 1 साल में छुड़ा लूँगा, 2 साल में, 6 साल में, 5 साल में, वट एवर इज दे हैव एग्रीड टू। ऐसे शेयर्स में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप सोचो ना कि जिस कंपनी ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं वो कितनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, तो उसने शेयर गिरवी रखे हैं। तो जिन जिन पैरामीटर्स की मैंने आपसे आज बात करी है उसमें है ROE, ROCE, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBITDA, सेल्स रेवेन्यू, PE रेशो, PB रेशो, डेट टू इक्विटी एंड प्लेज्ड। प्लेज मतलब गिरवी। तो दोस्तों ये सब जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ें जो है ना दे आर अवेलेबल ऑन गूगल पे आप जाइए, टाइप करिए टाटा मोटर्स फाइनेंशियल, बस आपको सब के सब जो फिगर्स हैं वो मिल जाएंगी। और हाँ, उसके अंदर एक है जिसको मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ, या तो आप स्क्रीनर्स पे चले जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक जो ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक उसके अंदर आता है ET लिखा हुआ, तो वो जो है ना वो विद परसेंटेजेस सब कुछ जो है रेडीमेड बता देता है, तो पता पड़ जाता है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप जो है मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं, ग्रो में जा सकते हैं, धन में जा सकते हैं, इक्वी मास्टर में जा सकते हैं, किसी में भी चले जाइए आप, आपको मिल जाएंगे सब फाइनेंशियल्स। तो बस
मेरे को आपको यही बोलना है कि शेयर मार्केट में तो रहिए, लेकिन जो है ना पैसा जो है ना उसको छोड़िए मत। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है ना तो फिर चढ़ती भी एकदम रॉकेट की तरह से ऊपर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर होता है ये सब कुछ। हाँ, शेयर मार्केट से सोना खरीदिए, कबाड़ मत खरीदिए, कुछ भंगार मत खरीदिए। कोई रीज़न नहीं है कि शेयर मार्केट में आप पैसा कमा के ना ले जाएं। तो बस मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलके शेयर मार्केट में दनादन पैसा कमाएंगे। नमस्कार।